हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। गुड इवनिंग जी सभी को। जल्दी से जल्दी क्लास को सभी ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग जी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सभी प्लीज, जल्दी से जल्दी। गुड इवनिंग जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे। यस मैम, ओके जी। पूनम गिल जी, गुड इवनिंग। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, वाईफाई नहीं है मेरे पास, तो फोन से कनेक्ट किया है मैंने। अंकिता जी, गुड इवनिंग। वी वांट जेआरएफ इन जून 2024। ओके, वेरी गुड। अभी हमारा चल रहा है यूनिट थर्ड, आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ आज आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीन्स अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कर रहे हैं हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली। ओके जी, किसी का कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए प्लीज, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जल्दी से जल्दी। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है? सुमन जी, टॉपिक विशेष पीवाईक्यू बुक मिल सकती है क्या मैम? अच्छा, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज हाँ, मिल तो सकती है वैसे। ओके, आपकी आज फर्स्ट क्लास है। ओके जी, ठीक है। तो आप प्रीवियस क्लासेस देख लेना। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंप्लीट है, और आपकी यूनिट सेकंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी कंप्लीट है, और अभी हमारा यूनिट थर्ड चल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स। ठीक है, मैं आपको पढ़ाती हूँ कॉमर्स, और आपकी डेली क्लास होती है फिलर फॉर्म की ऐप पर 5 PM to 6 PM आपकी डेली क्लास होती है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। संडे को आपकी कोई भी क्लास नहीं होती। कौन सी बुक अच्छी रहेगी मैम? ज्योति जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बोला था ना कि एक बार ऑनलाइन सर्च कर लेना। कल मैं अपने पास देखती हूँ कि मेरे पास कौन सी बुक है पीवाईक्यू की ना, कॉमर्स वाली। ठीक है, फिर आपको बताऊंगी। बस आपके पास सॉल्व होने चाहिए, बाकी तो अच्छा है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन हो जाता है कि उसमें गलत दिया हो आंसर। गुड इवनिंग ममता जी। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। वी वांट जेआरएफ इन जून 2024। हमने काफी टॉपिक कवर कर लिए हैं इकोनॉमिक्स के, और सारा का सारे जितने भी आपको टॉपिक करवाए सारे इंपॉर्टेंट है। ये था जी आपका इकोनॉमिक्स का, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसका जो आपका सिलेबस है। ठीक है, और अभी हम करने वाले आपका लॉ ऑफ डिमांड हमारा हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया हमारा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर ये करेंगे हम, और इलास्टिसिटी वाला आपका वो परफेक्टली इलास्टिक वो वाला करेंगे आज। ठीक है, ये पीपीसी ये भी हमारा हो चुका है सारा, और आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अजम्पशंस ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस होगी है, एक्सम्पशंस होगी हमारी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड की कि कहाँ कहाँ पर एग्जाम्प्ट है लॉ ऑफ डिमांड, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी हमने कर लिया टॉपिक। शिफ्ट इन डिमांड कर्व और एक्सेप्शनल ऑफ आपकी एक्सेप्शंस। अच्छा, ये तो एक्सेप्शंस है। ओके, गिवन गुड वेवलेंट। ठीक है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ये चीज हम कर रहे थे। प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था मेनली। अभी मुझे ये बताओ कि जो आपका इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दो मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? सैटरडे को मैंने क्लास ली थी आपकी, तो फिर मैंने बताया था आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। मैम जी, नोट्स ओनली फर्स्ट क्लास के ही है। और कैसे मतलब फर्स्ट क्लास के? नहीं, मैंने सारे के सारे नोट्स अपलोड कर दिए आपको। कॉमर्स के सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं, प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लो अच्छे से।
मेजरमेंट्स हो गया, ठीक है। और इलास्टिसिटी का मेन मीनिंग क्या है कि कितना चेंज होगा, अगर प्राइस का इंक्रीज करेंगे तो कितना चेंज होगा डिमांड में, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा मैंने आपको एक चीज बताई थी, डीएफ था, ठीक है, एफ और आपका पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई, ये क्या था हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर डिमांड फंक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब पी एक्स ओनली हमने यहाँ पे क्या स्टडी करना था, पी एक्स, पी आर, वाई, क्योंकि ये हमारा कौन सा था, ये हमारा क्वांटिटेटिव डाटा है और टी और ई हमारा क्वालिटेटिव है। वो यहाँ पे टी और ई वाला हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, टेस्ट एंड आपका एक्सपेक्टेशंस वाला। पी आर था हमारा रिलेटेड गुड्स, ठीक है, वाई था हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर, पी एक्स था हमारा प्राइस, ठीक है। ये था हमारा मेनली। अब इलास्टिसिटी में हम तीन चीजें लेंगे, एक हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जब प्राइस का चेंज होगा, ठीक है, प्राइस को चेंज करने से डिमांड पे कितना फर्क पड़ेगा, ये बोलता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी में हमारे मेनली दो चीज आनी थी, रिलेटेड गुड्स जो थे हमारे, एक है हमारा सब्स्टिट्यूट, ठीक है, और एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। इनके चेंज होने से डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा। और इनकम था कि इनकम के चेंज होने से, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, मेनली ये था, ठीक है। अब हम सबसे पहले करते हैं आपका प्राइस इलास्टिसिटी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ commodity. It is assumed that the consumer income, taste and prices all other goods are steady, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, यह माना जाता है कि उपभोक्ता की आय, स्वाद और अन्य सभी वस्तु की कीमतें स्थिर है, सिर्फ यहाँ पे प्राइस पी एक्स का फर्क पड़ेगा, बाकी अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ठीक है। और जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी वाला पढ़ेंगे तो वहां पे सिर्फ रिलेटेड गुड्स का फर्क पड़ेगा, बाकी अदर्स फैक्टर आर कांस्टेंट। जब हम इनकम वाला पढ़ेंगे, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वहां पे पी आर का फर्क पड़ेगा, ठीक है, बाकी अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। क्लियर है सभी को, इतना पता लग गया प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज होगा। हाँ जी। नो मैम, इस यूनिट के ओनली फर्स्ट क्लास के ही है जी, अभी 4 PM चेक किया मैम, फर्स्ट क्लास के ही है अभी। नहीं, मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, सारी क्लासेस के अपलोड कर दिए मैंने पीपीटी, सॉरी सॉरी सॉरी, नोट्स अपलोड कर दिए, फिर भी मैं एक बार चेक करूंगी। रीचा पनवर जी, आपको मिल गई, मीन सिर्फ प्रियंका जी को नहीं पीडीएफ मिली है कि सभी को नहीं मिली, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। बिजनेस इकोनॉमिक्स की मैंने 4 फाइल्स अपलोड कर दी है, सैटरडे को ही 4 फाइल्स अपलोड कर दी थी। सबको मिल गया है कि सिर्फ प्रियंका जी को ही नहीं मिली है, बता दो एक बार मुझे नोट्स का, कॉमर्स के। अब प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और चेंज इन द प्राइस, ओके, कि प्राइस के चेंज होने पर आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उस पर कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है। और इसको जो ये डेल्टा है इसको क्या बोलते हैं, अच्छा मिल गई है, ठीक है। प्रियंका आप एक बार प्लीज चेक कर लेना, सर जो बैकएंड की टीम है ना, फिलअप फॉर्म वाली, ठीक है, जो ऑफलाइन टीम है, आप उनसे एक बार बात कर लेना नोट्स के रिगार्डिंग। कंटेंट में जाओ, कंटेंट के बाद नोट्स में जाओ, नोट्स के बाद आप इसमें कंटेंट में जाओ, जून 2024 में जाओ, नोट्स में जाओ, पेपर 2 में जाओ, वहां पर मिल जाएंगे आपको, फर्स्ट क्लास के ही शो हो रहे हैं। नहीं मिली मैम, अच्छा, पूनम गिल को ही मिली है क्या सभी नोट्स? आप एक बार बात करो फिलर फॉर्म से, ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया है, मुझे नहीं पता क्यों शो नहीं हो रहा है फिर, ठीक है। अभी हमने पढ़ना है आपका प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, इसके बाद हम इनकम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे और इसके बाद हम क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, ओके। तो जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी मेनली इसको 5 डिग्रीज है ये, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और आपकी रिलेटिवली इन इलास्टिक, ओके जी। सबसे पहले तो ये देख लो कि कितनी है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी पहले, 5, ठीक है, 5 डिग्री है ये आपका परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी, ये चीजें देख लो, ठीक है। वैसे मैंने ओवरव्यू दिया था सैटरडे को, अब हम डिटेल में करते हैं चीजों को। अब देखो जो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक है, इसको और क्या बोला जाता है, ये जो पी है ना, परसेंटेज है ये, ठीक है, तो इससे परेशान मत होना। पीईडी, अगर ईडी आपको 0 आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर पीईडी आपको 0 आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या है आपकी, 0, क्या है, 0। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो भी पूछा जा सकता है कि किस तरह का ग्राफ बनता है, ओके। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को?
अब देखो व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और या फिर परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, देन द डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, दैट इज देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस, द डिमांड कर्व रिमेन वर्टिकल, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिमांड इज कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन प्राइस। अगर मैं सिंपल बात बोलूं, जो आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक है, पूर्ण बेलोचदार है, ईडी जीरो है, ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर प्राइस में आप चेंज करोगे ना, कोई भी चेंज, चाहे आप प्राइस को इंक्रीज करो चाहे आप प्राइस को डिक्रीज करो, पर जो आपकी डिमांड है, ठीक है, कौन सी डिमांड, क्वांटिटी जो डिमांड है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी बात बोल रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बोल रहा है देखो, आप प्राइस 5 रुपीज रखो, डिमांड मेरी सेम है, एज इट इज, नो चेंज। आप प्राइस 10 रखो, डिमांड सेम है, यहाँ पे देख लो आप, मेरी डिमांड बोल रही है कि जो मर्जी करो प्राइस के साथ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। डिमांड क्या बोल रही है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ये आपका क्वांटिटी डिमांड और ये है आपका यहाँ पर प्राइस, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपका क्वांटिटी डिमांड है और आप सॉरी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है और वाई एक्सिस पे आपका प्राइस है, ठीक है। ये देखो क्वांटिटी एंड प्राइस, जितना मर्जी प्राइस 15 किया, 20 किया, 25 किया, डिमांड एज इट इज है, ठीक है, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नमक है, ठीक है, बिना नमक के तो आप जी नहीं सकते, विदाउट नमक की जगह आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, जहां नमक लगेगा वहां नमक ही लगेगा। अब नमक मान लो 10 रुपीज हो जाए तो भी उसकी डिमांड रहेगी, नमक 20 रुपीज हो जाए तो भी उसकी डिमांड रहेगी, नमक 100 रुपीज हो जाए तो भी डिमांड रहेगी, क्योंकि डिमांड चेंज नहीं होगी प्राइस के चेंज होने से, ठीक है। इसको बोला जाता है जो आवश्यक वस्तु है। क्लियर है? अब मान लो जो नशा करता है ना, जो ड्रिंक करता है, अब जितना मर्जी जो अल्कोहल है, ठीक है, वो जितना मर्जी महंगा हो या सस्ता हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसने पीनी है तो पीनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली अगर परफेक्टली इन इलास्टिक, ईडी जीरो, क्या बोलोगे, ईडी जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक, और क्या नेम है इसका, और एक और चीज, वर्टिकल ग्राफ बनेगा इसका। बस इतना आपको याद रखना है, 3 चीजें। और जब आपको वर्टिकल याद आएगा, ठीक है, तो ये ग्राफ बना लेना। वर्टिकल हमेशा ऐसे रहता है, क्वांटिटी यहाँ कर लेना, प्राइस यहाँ कर लेना, कभी नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को। बस प्राइस मैंने इतना 10 किया, 20 किया, 30 किया, 40 किया, जितना मर्जी किया, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिमांड हिली नहीं अपनी तरफ से, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ी है यहाँ पे, देख लो आप। क्लियर है सभी को ये टॉपिक परफेक्टली इन इलास्टिक का? जल्दी से बता दो मुझे यस या नो, फिर चले नेक्स्ट। ममता जी आपको क्लियर है? क्योंकि आपको सैटरडे को जब मैंने ओवरव्यू सा दिया था तो उस टाइम आपको समझ नहीं आ रहा था, अभी बताओ मुझे, क्लियर है आपको ये टॉपिक? सभी 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 थम्स अप दो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। यस, ओके, गुड। अब आता है हमारा इन इलास्टिक, ठीक है, ये कैसा हमारा बिटवीन 0 एंड 1, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। ओनली अगर ईडी जीरो की बात आएगी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको बोलोगे परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर आपका 0 to 1 आ गया, ठीक है, बिटवीन 0 to 1 आ गया, ये हो गया आपका इन इलास्टिक सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, then the demand is inelastic. For instance, let us say that the price of a chocolate increase more 10 to 20 rupees and the associated demand decrease from 10 chocolate to 5 chocolate. Inelastic, inelastic, inelastic. ओके, अब जो आपकी inelastic है, इसको और क्या नेम बोला जाता है, यूनिटरी, ठीक है, यूनिटरी भी इसका नेम है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सारे आपको एज इट इज नोट्स बना लो प्लीज, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, या तो ये यूनिटरी इसको बोला जाता है, यूनिटरी इलास्टिक, या फिर इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका ग्राफ बनता है जैसे हमारा उसका वर्टिकल बनता था ना परफेक्टली इन इलास्टिक का। और ये क्या है, अगर इसके नंबर की बात करें हम, ईडी इज 1, ठीक है। ये बोल रहा है कि जितना चेंज डिमांड में होगा ना, सॉरी, जितना चेंज आपका प्राइस में होगा ना, उसी के प्रोपोर्शनल मीन सेम चेंज होगा आपका किसमें, डिमांड में। ये बात बोल रहा है आपका यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में।
If the percentage change in demand is less than the percentage change in price, then the demand is inelastic. यहाँ पे यदि मांग में परिवर्तन का प्रतिशत कीमत में परिवर्तन के प्रतिशत से कम है तो मांग बेलोचदार है। उदाहरण के लिए मान लें कि एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाती है और संबंधित मांग 10 चॉकलेट से घटकर 5 चॉकलेट हो जाती है। अब इनका सिंपल है कि जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज डिमांड में होगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आपका इन इलास्टिक डिमांड, ओके, और इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो ग्राफ होता है इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह का ग्राफ होता है वैसे ही। ये है ग्राफ इसका, ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका 1, ओके, ये याद रखोगे। और परसेंटेज चेंज इन डिमांड और सेम चेंज जो होगा आपका वो प्राइस में होगा, प्रोपोर्शनेट में, ठीक है, इतना याद रखना है यहाँ पे। अब एक मिनट, यूनिट इलास्टिक इन इलास्टिक इन इलास्टिक इन इलास्टिक 0 एंड 1 मिनट, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ये क्या है सिस्टम? फिर वेट करना, फिर 0 एंड 1 वाला इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब तो नो चेंज होता है ना, 1 मिनट। ये है वैसे आपका इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक, यूनिटरी वाला पीडी। जो मैंने आपको पिछला कॉन्सेप्ट बताया वो ये है, 1 मिनट बने रहो, उसको फॉरगेट करो, बट कॉन्सेप्ट वही है। इन इलास्टिक को छोड़ो अभी, ठीक है, जो आपका 0 एंड 1 वाला है इसको छोड़ो अभी, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़नी है अभी सिर्फ ओनली डिग्रीज, और मेनली 5 डिग्रीज है जो हमें पढ़नी है, ठीक है, वो 5 डिग्रीज आपकी ये वाली है। मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गया है। परफेक्टली इलास्टिक अभी हमने पढ़ा, परफेक्टली इन इलास्टिक पीईडी हमने 0 पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये वर्टिकल होता है, ठीक है, इसका जो ग्राफ है ये वर्टिकल होता है, ये पढ़ा हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ओके। और यहाँ पर क्वांटिटी था डिमांडेड और यहाँ पे प्राइस था, मतलब जितना भी प्राइस चेंज होगा, ठीक है, हमारी जो डिमांड है उस पर कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसे आपकी आवश्यक वस्तु होती है, लाइक आपका नमक हो गया, ठीक है, ये चीजों पे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक, ईडी 0, ठीक है, वर्टिकल ईडी 0। इसके बाद मैंने आपको बताया यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, जो आपका इन इलास्टिक वाला था ना 0 एंड 1 वाला, उसको रहने दो, बस जो यूनिटरी इलास्टिक का मैंने आपको बताया ईडी 1, ठीक है। यहाँ पे जितना चेंज क्वांटिटी डिमांड में होगा उतना ही चेंज प्राइस में होगा, देख लो। अब ये वाला जो ग्राफ बन रहा है ना, ये सेम प्रोपोर्शन में सेम आएगा यहाँ पे, ठीक है, जितना चेंज सेम प्रोपोर्शनेट इज आपका डिमांड एंड प्राइस, जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज आपका डिमांड में भी होगा, ठीक है, ईडी 1 ये बोलता है। इस वाले को रहने दो अभी, इस लाइन को, ठीक है, बाकी जो मैंने आपको ये यूनिटरी वाला बताया ये बिल्कुल सही बताया, ठीक है, ईडी 1 वाला रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, ये इसकी शेप बनती है। अब देखो यहाँ पे मेन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक इसको बोला जाता है, ईडी 1 आ गया, या अगर पीईडी दिया होगा तो कंफ्यूज मत होना, ये परसेंटेज है और कुछ नहीं है, और अगर ओनली ईडी दिया है इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये है आपकी 1। व्हेन द परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड इज द सेम एज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, then the demand is unit elastic. For example, let us say that the price of a candy drops from rupees 10 to 5 and the demand increase from 10 candies to 15 candies, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चेंज होगा, बस ये वाली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, यूनिट इलास्टिक सेम चेंज, वही जो मैंने बात बोली थी आपको। ये देखो, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ मैंने ग्राफ भी ठीक बनाया था, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ईडी 1 सेम चेंज प्राइस एंड डिमांड, बस इतना याद रखोगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ग्रेट ईडी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी परेशान मत होना कि क्या मैम बोल रहे, ईडी होता है आपका ग्रेटर देन 1, परफेक्टली इलास्टिक इसका नेम है। ये तो देखो आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, परफेक्टली इलास्टिक इसका नेम है, और साथ में इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो भी याद रखना पड़ेगा, और इसका मीनिंग क्या है वो भी याद रखना पड़ेगा। बस 3 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ईडी इज ग्रेटर देन 1, एक क्वेश्चन परफेक्टली इलास्टिक, एक इसका ग्राफ और एक इसका मीनिंग क्या है,
मतलब 4 क्वेश्चन रखो आप, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। परफेक्टली इलास्टिक ईडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। अब जो इलास्टिटी आपका ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव भी इसको बोला जाता है, प्राइस सेंसिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा भी चेंज किया ना प्राइस में, थोड़ा भी, रत्ती भर भी, एक भी नंबर अगर चेंज किया तो डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी मानो चॉकलेट 10 रुपीज की, हर जगह कैडबरी, ये डेयरी मिल्क ले लो, नेस्ले ले लो, ठीक है, कोई भी चॉकलेट है ऑलमोस्ट आपकी 10 रुपीज की है। बट अगर आप एक नई चॉकलेट बनाते हो, उसको सिर्फ आप 11 रुपीज करते हो, तो कोई नहीं खरीदेगा। 10 रुपीज वाले ही सब कुछ खरीदेंगे, क्योंकि आपके 1% भी चेंज करने से प्राइस में डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, ये बोलता है आपका परफेक्टली, मीन्स प्राइस सेंसिटिव है ये, कि ना तो आप जल्दी से प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, ना ही जल्दी से आप प्राइस डिक्रीज कर सकते हो। जैसे कि आपकी टॉफिया होगी, ठीक है, वो भी 1 1 रुपीज की आती है, सेंटर फ्रेश होगी, वो भी 1 1 रुपीज की आती है। लेकिन कोई अनदर कंपनी आए और वो सेम टॉफिया, सेम जो है सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रूट है, वो 2 2 रुपीज में बेचने लग जाए, फर्क तो सिर्फ 1 रुपए का पड़ा, पर डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव है, मीन सोच समझ कर प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। अगर सोच समझ कर प्राइस को नहीं चेंज किया तो डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। परफेक्टली इलास्टिक, क्या, परफेक्टली इलास्टिक। हमने इलास्टिक क्या बोला था, कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, हम इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलास्टिटी को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिटी ऑफ डिमांड। अभी हम क्या करें, सिर्फ ओनली प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, कि प्राइस के, ओनली प्राइस के, अदर फैक्टर्स आर सेम, मीन्स अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। ठीक है, उनका फर्क नहीं पड़ता। बट अभी हम सिर्फ बात करें प्राइस की, प्राइस क्या है हमारा, पी एक्स। पी एक्स के चेंज होने से डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांड पे। क्लियर है सभी को? यदि मांग में परिवर्तन का प्रतिशत कीमत में परिवर्तन के प्रतिशत से अधिक है तो मांग उन्नत लोचदार होती है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे आप, नहीं, ये इसका ग्राफ नहीं है। ईडी इज ग्रेटर देन का ग्राफ ये नहीं है। ईडी इज ग्रेटर देन का ग्राफ जो है वो ये वाला है। आज स्लाइड्स को क्या हो गया मेरा, ये हमारा क्वांटिटी। अच्छा, मेरी इमेज आ रही होगी ना, देख लो आप, ईडी इज ग्रेटर देन का, ये ब्लैंक स्लाइड में बनाओ। देखो, ये है क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, प्राइस 1, प्राइस 2। अब जो मेरा प्राइस इतना था ना, तो ये जो मेरी, मान लो ये थी 30 डिमांड, ठीक है, और ये है मेरे पास 20 डिमांड। ठीक है, ये मेरे पास सपोज 10 और ये मेरे पास सपोज 20। ठीक है, अब जब मेरा प्राइस 10 रुपीज था तो जो मेरी डिमांड थी वो 30 थी। अब जैसे ही मेरे पास जो प्राइस है वो 20 रुपीज हुआ, अब मेरी डिमांड सीधी 20 भी नहीं, हम इसको कर देंगे आप 10 कर दो यहाँ पे, और जैसे ही प्राइस 20 हुआ ना, डिमांड जो है वो सीधी 10 पे आ गई, और ये कर्व कैसा बना, फ्लैटर। इसको क्या बोलेंगे, फ्लैटर, फ्लैटर बनेगा कर्व। ठीक है, ईडी इज ग्रेटर देन 1 का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, और इसका क्या नेम है आपका, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक इसको बोलेंगे, और इसका नेम क्या है, रिलेटिव इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। एक तो कर्व इसका कैसा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कि अगर आप प्राइस में थोड़ा भी चेंज करते हो तो क्वांटिटी डिमांड सीधी 30 से घटकर कहाँ आ गई, 20 पे आ गई। ठीक है, कहाँ आ गई, सीधी क्वांटिटी डिमांड 30 से घटकर आपकी 10 पे आ गई, 20 पे भी नहीं। ठीक है, 10 पे आ गई सीधी, थोड़ा सा भी अगर आपने चेंज किया, 10 रुपीज का चेंज किया, डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई। फ्लैटर, क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है?
ओके, अब मुझे समझ आया, ठीक है। जो आपका इन इलास्टिक वाला था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट था। एक तो डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज किए गए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था इस स्लाइड में। जो आपका इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, जो आपका ये वाला था ना, इन इलास्टिक बिटवीन 0 एंड 1, ये आपका ईडी इज लेस देन 1, ठीक है। और इसका अनदर नेम क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली यहाँ पे लिख देते हो। इन इलास्टिक, ठीक है। अब देखो, जो आपका ईडी इज ग्रेटर देन 1 है, इसका अनदर नेम क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, यहाँ पे क्या है कि अगर प्राइस चेंज किया ना थोड़ा भी, ठीक है, तो डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी डिमांड। और इसका ग्राफ बनता था इस तरह से। ओके, फ्लैटर चेंज, क्या है इसका ग्राफ, फ्लैटर। फ्लैटर का बन जाता है इसका। क्लियर है सभी को, इतना याद रखोगे। और इसको ईडी इज ग्रेटर देन 1 बोला जाता है, इसको ग्रेटर देन 1, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक। और क्या नेम है इसका, और क्या नेम था उसका हमारा, ईडी इज ग्रेटर देन 1 का, परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, और क्या नेम है, रिलेटिवली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ये था हमारा ईडी इज ग्रेटर देन 1। अब हम बात करते हैं ईडी इज लेस देन 1, इसका अनदर नेम क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक। और क्या नेम है इसका, इन इलास्टिक भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इन इलास्टिक। मैम क्लास ज्वाइनिंग के लिए नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आता, ये तो फिर जो फिलर फॉर्म की बैकएंड टीम है उनको पता होगा। प्राइस सेंसिटिव, यस, हाँ, वेरी गुड पूनम गिल जी। और क्या नेम है इसका, और क्या बोलेंगे आप इसको, प्राइस सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव, इस तरह से याद रखने पड़ते कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। और डिफरेंसेस बनाने पड़ते ऐसे, ठीक है। लास्ट में करवाऊंगी आपको सारा। अब देखो, ईडी इज लेस देन 1, इसका अनदर नेम क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है। और इसको और क्या बोला जाता है, इनइलास्टिक भी इसको बोला जाता है, ठीक है, इनइलास्टिक। हाँ जी, और लेस देन 1 हो गया। यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से ना डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये बात यहाँ पे बोल रहा है। यदि मांग में परिवर्तन का प्रतिशत कीमत में परिवर्तन के प्रतिशत से कम है, लेस देन 1, तो मांग बेरोजगार है। उदाहरण के लिए मान लें कि चॉकलेट की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गई है, तो संबंधित मांग 10 चॉकलेट से घटकर 5 चॉकलेट हो जाएगी, ठीक है। कि लोग 10 चॉकलेट ना खरीद के 5 चॉकलेट ही खरीदेंगे, पर खरीदेंगे तो सही, ठीक है। तो यहाँ पे मांग पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है सभी को इतना, कोई डाउट किसी का यहाँ पर। अब जो इसका आपका बनता है ना ग्राफ, जो बनता है इसका, ये बनता है आपका स्टीपर। स्टीपर ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। स्टीपर किस तरह से बनता है, अब देख लो प्लीज एक बार। जब प्राइस 80 था ना, ठीक है, तो जो डिमांड थी वो 10 थी। कितनी थी डिमांड, 10। बट जब प्राइस 100 हो गया तो डिमांड कितनी है, 11। कितना छोटा सा फर्क दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा लग रहा है ना, ये देखो। लेकिन जब हमने इससे पहले ईडी ग्रेटर देन 1 किया, तो क्वांटिटी डिमांड हमारी यहाँ पे थी, और एक यहाँ पे थी, और एक यहाँ पे थी। मीन्स ये 10 थी, ये 20 थी, ये 30 थी। जब सपोज मेरा प्राइस जो था वो 10 था ना, तो डिमांड मेरी 30 थी। बट जैसे मेरा प्राइस 20 हो गया ना, तो डिमांड मेरी एकदम से घटकर 10 पे आ गई। तो ये था हमारा फ्लैटर, ठीक है। फ्लैटर कहाँ था मेरा, ईडी इज ग्रेटर देन 1। बट यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ फ्यूल और ट्रेवल। अब आपको पता है कार तो सबने चलानी है, अब पेट्रोल का खर्चा जितना मर्जी होता रहे, डिमांड पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
ओके। जब 80 था पेट्रोल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल जब 80 था तो डिमांड 10 थी, लेकिन जब 100 हो गया तो डिमांड जो वो 11 है। इतना सा फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, छोटू सा फर्क, बस ये कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, सबको क्लियर है? स्टिपर बोलते हैं इसको। ये कौन सा ग्राफ हो जाता है यहाँ पे? स्टिपर, स्टिपर कर्व। ओके जी, कोई डाउट है किसी का यहाँ पे तो प्लीज एक बार पूछ लो। ये प्राइस सेंसिटिव, नो प्राइस सेंसिटिव है ये, नो, मतलब ऑपोजिट रखो आप, ग्रेटर देन 1 के और लेस देन 1 ऑपोजिट एक दूसरे के, नो प्राइस सेंसिटिव। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइस सेंसिटिव ईडी इज ईडी 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, प्राइस सेंसिटिव हो जाएगा। थोड़ा भी प्राइस में चेंज करोगे डिमांड में बहुत फर्क पड़ेगा। अब हमारी एक और बात आती है कि मेरा कॉन्सेप्ट है नहीं क्या वहां पे हॉरिजॉन्टल वाला, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि किसी ने मेरी स्लाइड डिलीट कर दी है। बनाया तो था मैंने, क्योंकि एक दिन मेरे एक बच्चे के पास था मेरा लैपटॉप ना, वो छेड़ रही थी। चलो कोई बात नहीं, फिर आपको यहाँ पे स्लाइड से ही बता देती हूँ। हॉरिजॉन्टल वाला प्राइस इलास्टिसिटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक आता है आपका परफेक्टली इलास्टिक। अभी मैं बता दूं सबको डिटेल में, ठीक है, इस तरह से अपने पास बनाना। हाँ जी, ठीक है ममता जी, मैं बता रही हूँ अभी डिटेल में ना। और 5:35 हो गया, हमें और भी टॉपिक करना है। इनकम और क्रॉस वाला भी मुझे आज ही करवाना है आपको। देखो, परफेक्टली इलास्टिक, प्लीज ध्यान देना, इसका क्या है? ईडी इज इन्फिनिट इसको बोला जाता है, ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में। और इसका जो ग्राफ बनता है या फिर जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है? हॉरिजॉन्टल। ये भी आपको याद रखना होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्राइस है, प्राइस में जितना मर्जी चेंज कर लो। यहाँ पे बोला है कि प्राइस फिक्स्ड है, प्राइस सेम है, ठीक है, पर जो डिमांड है वो चेंज होती जा रही है। ओके, प्राइस फिक्स्ड है बट जो डिमांड है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ये बोलता है आपका परफेक्टली इलास्टिक कि डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, डिमांड चेंज होती जा रही है बट प्राइस आपका कहीं ना कहीं सेम है, प्राइस कहीं ना कहीं फिक्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। इन्फिनिटी चेंज हो रहा है डिमांड में, ठीक है, काफी हद तक चेंज हो रहा है डिमांड में। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या है? आप भी प्लीज लिखते रहो साथ साथ में, ईडी 0। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा कि इसका नाम क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या बनेगा कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरह का? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, डिमांड कर्व, ठीक है, कैसा है? वर्टिकल है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक वाला। यहाँ पे आप प्राइस को जितना मर्जी चेंज कर लो पर डिमांड आपकी एज इट इज खड़ी की खड़ी है, ठीक है। ऑपोजिट किसके है? ये हॉरिजॉन्टल के ऑपोजिट है ना। यहाँ पे प्राइस तो जो परफेक्टली इलास्टिक था, यहाँ पे प्राइस फिक्स था बट डिमांड चेंज हो रही थी इन्फिनिटी तरीके से। ऑपोजिट परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हुआ? प्राइस जितना मर्जी चेंज कर लो डिमांड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक ये अलग है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। देखो, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक एक दूसरे के ऑपोजिट है। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लियर है सबको? ये आपका ईडी इज ग्रेटर देन 1 और ये आपका ईडी इज लेस देन 1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? इसको इन इलास्टिक भी बोला जाता है, सिंपल। परफेक्टली इन इलास्टिक भी बोला जाता है, ठीक है, सॉरी, इन इलास्टिक भी बोला जाता है इसको, सिंपल। और रिलेटिवली इलास्टिक को आपका और क्या बोला जाता है इसको? इलास्टिसिटी, हाँ, इलास्टिसिटी भी बोला जाता है, ओनली इलास्टिसिटी और ओनली इन इलास्टिक, ठीक है, ये भी बोला जाता है। अब देखो, यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज यूनिट, ठीक है, याद रखना प्लीज, इस तरह से याद रखना, यूनिट 1, बस। ये निमोनी के लिए याद रखना इसको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका जो कर्व बनेगा, ठीक है, इसका कर्व वर्टिकल है, इसका कर्व हॉरिजॉन्टल है, इसका कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका कर्व आपका फ्लैटर है। ऐसे ही लिख लो अपने पास, काम आएगा एग्जाम में। इसका कर्व स्टिपर है, ठीक है, इतना क्लियर है सबको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूनिट 1 क्या बोलता है कि जितना चेंज डिमांड में होगा ना, या फिर जितना चेंज प्राइस में होगा, उतना ही चेंज आपका डिमांड में भी होगा। सेम प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, ये बोलता है ईडी 1। ओके जी, क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? यस या नो में बता दो मुझे जल्दी से।
ओके गुड। अब आता है हमारा ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अनदर नेम क्या है इसका, रिलेटिव इलास्टिक भी है इसका नेम। और इसका जो डिमांड कर्व बनता है वो कैसा बनता है, फ्लैटर बनता है। यहाँ पे अगर प्राइस थोड़ा भी चेंज किया ना तो डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, मींस इसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव। ओके। और जो आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक है, इसको लेस देन 1 भी बोला जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इसका जो डिमांड कर्व बनता है वो स्टीपर बनता है, स्टीपर। ठीक है, यहाँ पर प्राइस का खास असर नहीं होता, नो प्राइस सेंसिटिव। यहाँ पे लिख देती हूँ, नो प्राइस सेंसिटिव। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी का यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, सबका क्लियर है? कोई भी डाउट है प्लीज जल्दी से पूछो अभी। क्या हुआ रीचा पनवर जी? ओके चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक, सबका क्लियर है ना? अपने पास सबने नोट्स बना लिए इसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, और क्या फर्क है, ओनली पी एक्स, बाकी पी आर वाई टी और ई ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। अनदर मींस ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। आ गया समझ मैम, थैंक गॉड, मेरा नेट स्लो हो गया था। ओके, तो आप रीचा पनवर जी रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, क्योंकि 5:40 हो गया, मुझे क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी भी पढ़ाना है, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ठीक है जी, ये हो गया आपका सारा का सारा। और यार ये देखो, ये तो है हॉरिजेंटल वाला, ठीक है हमारा, ये तो है यहाँ पे मेरे पास। परफेक्टली इलास्टिक, बट इसकी पीपीटी कहाँ गई? ये आपका हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्राइस आर फिक्स्ड या प्राइस आर सेम। ठीक है, या फिर हल्का सा चेंज प्राइस में, बट डिमांड आपकी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है डिमांड पे। अब देखो, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ED0 क्या था हमारा, परफेक्टली इन इलास्टिक था, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे सारा आ गया। एसेंशियल लाइफ, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें है ना, जैसे कि नमक हो गया, ठीक है, वो एसेंशियल मतलब जिनके बिना आप रह नहीं सकते हो। ओके, और इसकी शेप ऑफ डिमांड का कैसी है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। ओके, पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी का? यहाँ पे सब कुछ दिया है सामने, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम। उसके बाद 0 और ग्रेटर देन ED और आपका लेस देन 1। ठीक है, सिंपल अगर मैं बात बोलूं, जो हमने 0 to 1 की बात की थी ना, बिटवीन 0 एंड 1, उसको क्या बोलते हैं, लेस देन 1 बोलते हैं। ठीक है, लेस देन 1 बोलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में। ये प्लीज याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, 0 एंड 1 का कौन सा है। इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, इन इलास्टिक। और क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, रिलेटिवली क्या बोला जाता है इसको, इन इलास्टिक। यहाँ पे लिख लूं मैं आपके लिए, और ऐसा ही ग्राफ बना दो, टाइप ऑफ ED बना दो, ED बना दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्क्रिप्शन बना दो, टाइप ऑफ गुड बना दो, शेप ऑफ डिमांड कर बना दो, और जो मैं साथ में एक्स्ट्रा लिखा रही हूँ वो बना देना। ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब आपका ED1 यूनिटरी इलास्टिक, ये तो कभी नहीं भूलोगे, मैंने बोला यूनिट 1, इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, यूनिट 1 में क्या हुआ, यूनिटरी इलास्टिक इसका नेम है। चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये देखो इक्वल सेम, इसको क्या बोलते हैं, सेम। नॉर्मल गुड्स होंगे यहाँ पे हो जाएगी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे कि मान लो इमरजेंसी के केसेस हो गए। ठीक है, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो प्राइस अगर हाई भी होगा ना, तो आप उस टाइम प्राइस को नहीं देखोगे, आप क्या बोलोगे कि नहीं यार, नेसेसिटी मतलब इस समय मुझे जरूरत है इस चीज की, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, जैसे कि मेडिसिन होगी। ठीक है, क्या होगी, मेडिसिन होगी। तो मेडिसिन जितनी मर्जी महंगी हो जाए, कहीं ना कहीं आपको वो परचेज करनी पड़ती है, उस पर डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी और स्टिपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूनिटरी इलास्टिक, आपके नॉर्मल गुड्स हो गए। कौन से गुड्स हो गए, नॉर्मल गुड्स हो गए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
यहाँ पे भी हमारी जो सेम सेम फर्क पड़ता है। प्राइस, अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होती है जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं। मीन्स डेली यूज के अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो वो हो जाएंगे आपके नॉर्मल गुड्स। जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे ही डिमांड भी चेंज होगी। अब आता है आपका ईड इज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, और आपका ईड इज ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेटर देन वन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको क्या है नेम, इलास्टिक। और चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। मीन्स अगर आप प्राइस को चेंज करोगे ना तो डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लाइक लग्जरीज, ठीक है। अगर प्राइस थोड़ा भी चेंज हो गया तो डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एप्पल के फोन, ठीक है, जैसे ही प्राइस हाई हो जाएगा ना डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर एप्पल के फोन अगर अपने फोन को 20-20 हजार में बेचना शुरू कर दे, कोई भी नहीं खरीदेगा। मीन्स उसका ब्रांड ही खत्म हो जाएगा, लग्जरी आइटम होती है। तो इनका जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ही बढ़कर डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और फ्लैटर हो जाएगा। फिर आता है आपका ईडी इन्फिनिटी, इसको बोला जाता है, ये जो साइन है यहाँ पर, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक इसका नेम है। और अच्छा, इलास्टिक वाले का क्या नेम है, रिलेटिवली इलास्टिक, अनदर नेम, ठीक है। और आपका परफेक्टली इलास्टिक इनफिनिट चेंज इन डिमांड विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, इमेजिनरी अंडर पीसी और हॉरिजेंटल हो जाएगा ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल। बस इतना सा याद रखना था और कुछ भी याद नहीं करना। ये पूरा का पूरा ग्राफ, और इस ग्राफ के साथ जो मैंने आपको लेस देन और मोर देन वाला बताया, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन बताया, वो याद रखना। रिलेटिवली इनइलास्टिक याद रखना और रिलेटिवली इलास्टिक याद रखना, बस। ओके, क्लियर है सबको? चलिए अब हम नेक्स्ट, ओनली 15 मिनट्स है हमारे पास अब। टोटल आउटले मेथड या फिर इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोला जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर इसको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोला जाता है। ये भी आपको ग्राफ एज इट इज याद रखना है। इलास्टिटी, हाईली इलास्टिक भी बोला जाता है आपका ग्रेटर देन वन को। रिलेटिवली इलास्टिक भी बोला जाता है, बार बार करवा रही हूँ आपको, ठीक है। ईडी ग्रेटर देन वन भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या है कि प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी और टोटल आउटले भी आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी और आपका टोटल आउटले भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी डिमांडेड और टोटल आउटले की या फिर एक्सपेंडिचर की, तो ये सेम सेम है यहाँ पर। बट अगर मैं बात करूँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की तो ऑपोजिट है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, नो चेंज, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंक्रीज होगा प्राइस, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, सेम प्रोपोर्शन में, नो चेंज। एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन। हाईली इन इलास्टिक, जिसको कि लेस देन वन भी बोला जाता है, लेस देन वन, और क्या बोला जाता है इसको, रिलेटिवली आपका इन इलास्टिक। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, और आपका इंक्रीज और डिक्रीज, ये देखो ये सारा ही चेंज हो गया इनका, ठीक है। कि अगर आपका क्वांटिटी डिमांडेड और आउटले में देखे तो ऑपोजिट रिलेशनशिप है, ये देख लेना एक बार। ओके, क्लियर है जी सभी को? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे, ये होता है हमारा कंप्लीट। हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस वाला पढ़ लिया हमने टोटल, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिया, परफेक्टली इन इलास्टिक पढ़ लिया, परफेक्टली इलास्टिक पढ़ लिया, रिलेटिवली हमने इन इलास्टिक पढ़ लिया, रिलेटिव इलास्टिक पढ़ लिया और यूनिटरी पढ़ लिया। 5 डिग्रीज में इसको डिवाइड किया गया था। वो 5 की 5 डिग्री हमने पढ़ ली विद कर्व, विद उसका मीनिंग, ठीक है, विद उसके नंबरिंग, ईडी 1, ईडी 0, ईडी इन्फिनिटी, वो सारा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके,
3 ही पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। अब प्लीज सुनना ध्यान से। इनकम इलास्टिसिटी वाला क्या बोलता है, अब यहाँ पे पी एक्स की बात नहीं करेगा, जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे ना, कौन सी बात होगी यहाँ पे, पी पी आर की भी बात नहीं होगी और वाई की बात भी नहीं होगी, ठीक है, सॉरी वाई की बात होगी, यस, पी आर तो आपका रिलेटिव गुड्स था, वाई आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर था, ठीक है। टी और ई की तो वैसे ही बात नहीं होगी कहीं पे भी, क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा है, हमें अभी क्वांटिटेटिव डाटा पढ़ना है। इनकम क्या है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ फैक्टर्स सच एज प्राइस एंड इनकम अफेक्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ द चेंज इन कंज्यूमर इनकम अफेक्ट द डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कि जो आपकी इनकम है, वाई बोलते हैं ना इसको, इनकम के चेंज होने से डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, इनकम के चेंज होने से डिमांड पे कितना फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कितने प्रपोर्शन में फर्क पड़ेगा, वो बात बोलती है आपकी इनकम, ठीक है। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन इनकम, प्लीज याद रखना। इसी तरह से जब हमने प्राइस का पढ़ा था तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था आपका, ठीक है, और चेंज इन आपका क्या था, प्राइस था। लेकिन जब हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपका चेंज इन आपका इनकम, ठीक है, तो प्लीज ये याद रखना। ओके जी, क्लियर है सभी को। अब देखो, अब इनकम में अगर हम बात करें तो इनकम में आपकी मेनली एक तो आते हैं आपके नॉर्मल गुड्स, ठीक है, आप कितना कंज्यूम करोगे अपनी इनकम को, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक होते हैं आपके इनफीरियर गुड्स, ठीक है, एक होते हैं आपके गिवन गुड्स, ठीक है, मेनली हम 3 गुड्स को पढ़ेंगे यहाँ पे इनकम में। अब जो आपके नॉर्मल गुड्स है, आप उस पे कितनी इनकम यूज करोगे, जो आपके इनफीरियर गुड्स है वो भी आपकी इनकम पे डिपेंड रखते हैं, और गिवन गुड भी आपकी इनकम पे डिपेंड रखते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल गुड। आप क्या याद रखोगे, जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा था या ऑफ डिमांड, यहाँ पे मैंने आपको मेनली 5 डिग्रीज करवाई है, ठीक है, जो आपके प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे इफेक्ट करेगी। अब जब हम इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मेनली मैं आपको नॉर्मल गुड, इनफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स करवाऊंगी। ये इनकम के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ओके, ये बात। और इसके बाद जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, तो जो आपके सब्सिट्यूट गुड्स है और जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनमें उनके प्राइस में चेंज होने से अनदर गुड्स के प्राइस पे या फिर डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी में। टीचर जी आप एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना फिर, ओके। समझ आ रहा है सभी को कि मैं क्या बोल रही हूँ, यस या नो में रिप्लाई कर दो, मुझे थम्स अप दे दो, क्लियर है सभी को। यस, ओके, गुड। अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल गुड, the goods whose demand increase when there is an increase in the income of consumer are known as normal good। अगर मैं नॉर्मल गुड की बात करूं, सामान्य सामान वो सामान होता है कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है, आपकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, इट मीन्स कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नॉर्मल गुड्स है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, जीरो रिलेशनशिप होगा, क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज इनकम इज इंक्रीज ऑल्सो देयर इज डिमांड ऑल्सो इंक्रीज। these include the commodity which we usually purchase beside a general consumer purchase more normal goods when their income increase and purchase less of these goods when their income is false, means positive relationship है। अगर देखो, इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी मेरी इंक्रीज होगी, अगर मेरी इनकम डिक्रीज हो रही है, डिमांड भी डिक्रीज होगी, तो ये दोनों साइन क्या, दोनों साइन अपर जा रहे हैं, इट मीन्स पॉजिटिव है, दोनों साइन नीचे जा रहे हैं, इट मीन्स की पॉजिटिव है, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले जो साइन होते हैं हम बोलेंगे पॉजिटिव, बट जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले साइन होंगे हम बोलेंगे ऑपोजिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिमांड फॉर अ रेफ्रिजरेटर इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम, then the refrigerator will be said to be a normal good, the income effect of normal good is positive। बस ये वाली बात बतानी थी मुझे आपको, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आते हैं आपके इनफीरियर गुड्स। अब ये इनफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सस्ता माल होता है और कहीं ना कहीं थोड़ा घटिया माल भी इसको बोलते हैं, घटिया माल, ठीक है। अब एक होते कपड़े, क्लोथ, एक होते ब्रांडेड कपड़े, ठीक है। अब जो ये है ये तो नॉर्मल में आ गया आपके, और जो ब्रांडेड कपड़े हो गए वो थोड़े हाईएस्ट में आ गए आपके, ठीक है। और जो इससे भी बेकार जो फेरी वाले कपड़े हो गए, ठीक है, सेकंड हैंड माल हो गया, वो हो गया आपका इनफीरियर।
कहीं न कहीं बहुत सस्ता और थोड़ा अब आपको पता है जो चीज़ सस्ती है तो उसमें सस्ते होने की उसके कारण होंगे ना, वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी ना जो चीज़ सस्ती है। ओके जी। अब देखो इन्फीरियर गुड्स द गुड्स हुज डिमांड रिड्यूस व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम। अब देखो, अब मान लो अगर मेरी इनकम अच्छी खासी है तो मैं क्यों फेरी वाले कपड़े लूंगी, मैं तो ब्रांडेड कपड़े लूंगी। ठीक है। अगर हाँ मेरी इनकम अच्छी नहीं है तो मैं फेरी वाले कपड़े लूंगी। अब देखो, जैसे जैसे इनकम मेरी इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो है मेरी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। किस केस में? सस्ते माल में। मैं सस्ता माल नहीं लूँगी, फिर मैं अच्छा माल लूँगी, अच्छी क्वालिटी का माल लूँगी, घटिया माल नहीं मैं लूँगी फिर, ओके? सो द गुड्स, अब यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है आपका इनकम एंड डिमांड में। समझ रहे हो मेरी बात को, यस या नो? The goods whose demand reduce when there is an income increase in income of the consumers are known as inferior goods. इसको बोला जाता है in simple term there exists an inverse relationship between consumer income and demand for inferior goods. ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप बोलो या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप बोलो, सेम ही बात है। Therefore the income effect of inferior goods is negative. नॉर्मल गुड्स में क्या है, पॉजिटिव है इनकम इफेक्ट, और आपका इंफीरियर में क्या है, नेगेटिव आपका इनकम इफेक्ट। कंज्यूमर यूजली परचेज इंफीरियर गुड्स बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर देयर लाइफ, लाइक आपका जैसे मोटा अनाज इत्यादि। ठीक है, अब आते हैं हमारे गिफन गुड। गिफन गुड कोई मुझे बताएगा, हमने कहाँ पढ़ा था गिफन गुड? जो हमारे गिफन गुड्स है ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। जो हमारी लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड में। क्या हमारा लॉ ऑफ जो डिमांड है वो गिवन गुड जो है वो फॉलो करते हैं? नो। क्यों? वाई? गिवन गुड्स आपके कौन से गुड्स हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये भी आपके इंफीरियर गुड्स में ही आते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। द गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज इवन व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर नोन एज गिवन गुड। ठीक है, डिमांड इंक्रीज होगी अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो, ये है गिवन गुड। द इनकम इफेक्ट ऑफ गिवन गुड इज नेगेटिव। यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है गिवन गुड का भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि गिवन गुड भी किस में आते हैं आपके, ज्यादातर इंफीरियर गुड्स में आ जाते हैं, दो प्रकार के या फिर सुपीरियर में आ जाएंगे। ठीक है, पर ज्यादातर ये इंफीरियर में ही आते हैं आपके गिवन गुड। गिवन गुड इज नेगेटिव। अब जब आपका इंफीरियर का भी नेगेटिव है इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप, तो आपका गिवन का भी नेगेटिव है। इन सिंपल टर्म गिवन गुड्स आर द रेयर फॉर्म ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉर विच देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। गिफन वस्तु का आय प्रभाव नकारात्मक है। सरल शब्दों में गिफन वस्तु घटिया वस्तुओं का दुर्लभ रूप है जिनका कोई विकल्प नहीं है। ओके, क्लियर है सभी को? जैसे कि मैंने आपको गिफन गुड में एक एग्जांपल दिया था, इन्फीरियर क्यों बोला मैंने इसको, क्यों बोला इन्फीरियर? जब मैंने आपको गिफन गुड्स बताया था तो मैंने आपको एक कंट्री थी कोई, ठीक है, मैं एक्चुअली उस कंट्री का नेम भूल गई। वहां पे क्या हुआ था, जो पोटैटो थे ना, आलू जिसको बोलते हैं, ठीक है, पोटैटो की प्राइस कर दिए थे डिक्रीज। ठीक है, तो आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं ना तो डिमांड इंक्रीज होती है, बट ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। गिफन गुड्स आपके क्या थे, ये जो पोटैटो थे ये इन्फीरियर हो गए इनके लिए। ठीक है, ये हो गया सस्ता माल, ये हो गया थोड़ा घटिया माल। इन्होंने बोला पोटैटो की जगह क्यों ना मैं मीट खरीद लूं। ठीक है, पोटैटो की जगह क्यों ना मैं मीट खरीद लूं। तो इनकी डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। इनका जो पैसा यहाँ से बचना था उन्होंने वो पैसा मीट पे लगाया, मीन्स ये हो गया सुपीरियर। तो ये क्या हो गया, गिफन गुड्स क्यों मैंने इन्फीरियर बोला, इस वजह से, क्योंकि अब ये जो माल था ये इनके लिए सस्ता हो गया, घटिया हो गया, तो इन्होंने अपनी इनकम को कहाँ लगाया, मीट पे, कि मैं सुपीरियर गुड को परचेज करूंगा। क्लियर है? तो इनकम का इफेक्ट आपके गिफन गुड्स में भी देखा जाता है। अब इन्फीरियर गुड्स में आपका इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है, और आपके गिफन गुड्स के केस में क्या है, नेगेटिव है, बट नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है, पॉजिटिव है। समझ गए सब? कोई डाउट है यहाँ पे किसी का? इनकम वाला क्लियर है सभी को? प्लीज जल्दी से बताओ मुझे। क्रॉस इलास्टिसिटी वाला भी मैंने करवाई देना भी साथ के साथ। नॉर्मल गुड है, पढ़ लेना खुद, ठीक है। इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड, इंफीरियर इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड, गिवन इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड। और इनकम इफेक्ट इंक्रीज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है।
और डिक्रीज आपकी और डिक्रीज आपकी, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। इंक्रीज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग। हाँ, गिवन गुड में एक और बात मुझे आपको बतानी थी, जो आपका डिमांड कर्व होता है ना वो अपवर्ड होता है, यहाँ पे डाउनवर्ड नहीं होता है, ठीक है, ये भी प्लीज याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कैसा होता है? अपवर्ड होता है, इंपॉर्टेंट है। डाउनवर्ड ये है आपका, और डाउनवर्ड नॉर्मल में आपका जो डिमांड का जो ग्राफ होगा ना वो डाउनवर्ड रहेगा, इंफीरियर में भी डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन गिवन गुड क्या है हमारा, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। तो जब लॉ ऑफ डिमांड का हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इसका जो गिवन गुड का ग्राफ है वो अपवर्ड है, इस तरह से जाता है ऊपर को, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे 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 डिमांड बढ़ती है, ये ना डिमांड ऐसे 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 करके डिमांड बढ़ती है। ओके, क्लियर है सभी को? तो प्लीज ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज, ठीक है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव रिलेशनशिप, सॉरी ये नेगेटिव, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, ठीक है, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, पढ़ लिया। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, यार वही बात बोल रहा है बार बार, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या फिर इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। फुल क्रीम मिल्क इज अ नॉर्मल गुड, और टोन्ड मतलब ये क्या हो गया? मिलावटी हो गया, यहाँ पे पानी मिलाया गया है मिल्क में, ठीक है, तो ये इन्फीरियर। और फुल क्रीम, यहाँ पे कोई पानी कोई मिलावट नहीं है, फुली क्रीम दे दिया आपको, ठीक है, नॉर्मल गुड। अच्छा, थोड़ा ओके जी, चलो अब नेक्स्ट क्रॉस इलास्टिसिटी भी पढ़ लेते। प्लीज मुझे 1-2 मिनट दोगे आप अपना? 1-2 मिनट दे दोगे, क्योंकि क्लास लेट स्टार्ट की थी ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको इलास्टिसिटी वाला सारा टॉपिक कंप्लीट करवा ही दूं। अभी मुझे ये बताओ कि प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी सभी को क्लियर है? कोई भी डाउट है किसी का यहाँ पे? गिवन गुड मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, जब मैंने आपको वो करवाया था ना, एग्जाम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वाला। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब देखो, अब मुझे आपको करवाना था द क्रॉस, ये थी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, एक था हमारा प्राइस, पीएक्स जिसको बोलते हैं, एक था हमारा इनकम जिसको वाई बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, एक था हमारा क्रॉस जिसको पीआर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पीएक्स, पीआर, वाई, टीई, ये क्या थे? हमारे डिमांड के डिटर्मिनेंट्स थे, और डिमांड फंक्शन भी इसको बोला जाता है, ये देखो एफ फंक्शन, ओके, डिटर्मिनेंट्स थे। तो यहाँ पे किसकी बात होनी थी? पीएक्स में ओनली हमने प्राइस की बात की, इनकम में हमने नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड और गिवन गुड की बात की। अब क्रॉस इलास्टिसिटी में, क्रॉस का मतलब क्या होता है देख लो, समझ लो। टी और ई की हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा क्वालिटेटिव है, ठीक है, प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और ई आपका एक्सपेक्टेशन, ये क्वालिटेटिव है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता नंबर्स में, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम ओनली इलास्टिसिटी में लेंगे पी एक्स, पी आर और वाई को। जब हम पी एक्स को लेंगे तो पी आर, पी वाई ये सारे के सारे अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। जब हम पी आर को लेंगे तो वाई और पी एक्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और जब हम आपके y को लेंगे, ठीक है, तो पी आर और पी एक्स कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है, अदर फैक्टर आर कॉन्स्टेंट। यस मैम, क्लियर, ओके, ठीक है, थैंक यू। अब देखो द क्रॉस इलास्टिसिटी, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो मैंने वहां पे बात की थी आपकी क्रॉस, ठीक है, ये मैंने बात की थी क्रॉस, ये होता है ना, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं। अब देखो, is an economic concept that measures the responsiveness in the quantity demanded of one product। प्लीज ध्यान देना, जो क्वांटिटी डिमांडेड है किसी प्रोडक्ट की, व्हेन द प्राइस फॉर अनदर मींस दूसरा जो प्रोडक्ट है, गुड चेंज, आल्सो कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने क्या बात की थी क्रॉस इलास्टिसिटी में? टी और कॉफी की, ये बात की थी। अगर टी का जो प्राइस है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, ओके, तो जो मेरा कॉफी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की, यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको बांटा गया है, एक होते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन गुड्स, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा इनकम इफेक्ट रहता है वो क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और यहाँ पे जो हमारे रिलेशनशिप रहता है वो नेगेटिव रहता है, ओके। अब देखो substitute goods, the cross elasticity of demand for substitute good is always positive because the demand for one good increase when the price for the substitute good is increase, ठीक है। अगर मेरी टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो मेरी कॉफी के डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में उल्टा है, अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए ना तो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार इसके प्राइस के बढ़ने से कार क्यों ही कोई खरीदेगा फिर, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक के बिना, भाई अगर तू नहीं चलेगा ना तो मैं भी नहीं चल पाऊंगा तेरे बिना, ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तेरे बिना तो मेरा हाल ही माड़ा हो जाएगा। अब देखो अल्टरनेटिवली द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नेगेटिव,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में डेफिनेटली। एज द प्राइस फॉर वन आइटम इंक्रीज एन आइटम क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट आइटम, अब देखो पेन और इंक, ठीक है, स्लेट और चौक, स्लेट की प्राइस बढ़ गए तो चौक की डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि जब स्लेट ही नहीं कोई खरीद पाएगा तो चौक खरीद के क्या करेगा, अपने मुंह पे थोड़ी लिखेगा। अब देखो एन आइटम क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट आइटम नेसेसरी, ठीक है, ओके, अब देख लेना इसको बस। बाकी इनकम इलासिटी मैंने बता दिया आपको, इन्फीरियर भी बता दिया, नॉर्मल गुड्स भी बता दिया, और आपको बस टाइप्स ऑफ इनकम इलासिटी ये भी देख लो प्लीज एक बार। सॉरी आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि आपको पता है क्लास लेट हमने स्टार्ट की थी। 6:05 पे आपको छोड़ दूंगी, 6:05 या 6:06 पे, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ इनकम इलासिटी क्या है, हाई, अ राइज इन इनकम कम विद बिगर इनकम, अगर हाई है ना, ठीक है, अगर इनकम हाई है तो क्वांटिटी डिमांड भी हाई होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप। यूनिटरी होगी आपकी 1, ठीक है, 1 है ना यूनिटरी, देयर द राइज इन इनकम इज प्रपोर्शनेट चेंज इन इनकम, अब यहाँ पे सेम चेंज हो जाएगा, अगर इनकम मेरी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, सेम मेरा चेंज हो जाएगा डिमांड पे। लो, ठीक है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी इज लेस देन 1। अब यहाँ पे क्या है, अ जंप इन इनकम इज लेस देन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका अगर इनकम जो है, ठीक है, अगर वो कम हो जाती है ना तो आपके डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो मेरा लेकिन जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं बोलेंगे हम इसको, हम इनकम वाला बोलेंगे जो भी, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं कुछ इन्होंने ऐसा, बट ये बोल रहा है कि अगर मैं ग्रेटर देन 1 की बात करूँ या हाई की बात करूँ कि अगर मेरी इनकम थोड़ी भी चेंज हो ना, क्वांटिटी डिमांडेड पर बहुत ज्यादा बिग इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, बिगर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, अगर इनकम थोड़ी भी बढ़ गई ना तो डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट लो वाला बोल रहा है कि अगर मेरी इनकम कम हो या ज्यादा हो, डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमने परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में पढ़ा था वही सेम केस हम पढ़ रहे इनकम में। जीरो में क्या है, तो क्वांटिटी बॉट डिमांडेड इज द सेम इवन इफ इनकम चेंज, अब जीरो में इन इलास्टिक का क्या मतलब हो जाएगा, ईडी जीरो, ये हमने पढ़ा था, सबको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, 5 डिग्री की बात करें हम यहाँ पे भी, ठीक है, अगर जीरो है मीन्स इन इलास्टिक है, तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो डिक्रीज हो डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा खास, ओके। नेगेटिव में तो हमारा एन इंक्रीज इन इनकम कम्स विद अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, अब नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा कि इनकम अगर हमारी डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी एन इंक्रीज, अगर हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज हो जाएगी आपकी क्वांटिटी डिमांड, इनकम अगर मेरी इंक्रीज होगी तो डिक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी डिमांड, किस केस में, इंफीरियर गुड्स में, ठीक है। इनकम इंक्रीज होने से मेरी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब मेरी इनकम अच्छी होगी तो मैं सस्ता माल क्यों खरीदूंगी, इंफीरियर गुड्स क्यों खरीदूंगी, घटिया माल क्यों खरीदूंगी, इनकम अच्छी होगी तो ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगी ना फिर, ओके, आईफोन खरीदेंगे ना फिर, एंड्रॉइड क्यों खरीदेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है टॉपिक, और बैटरी भी खत्म होगी लैपटॉप की, और इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी मेरा क्लियर हो चुका है। अब हम कल करेंगे आपका रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इसका रिलेशनशिप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, विद ग्राफ, ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और थैंक यू आज मुझे आपने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। रिवीजन कर लेना, चार्ट बना लेना सबका, ठीक है, इलास्टिटी वाला बना लेना अलग से, प्राइस इलास्टिटी, इनकम इलास्टिटी, क्रॉस इलास्टिटी, क्रॉस की जगह नीचे सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेना, उनके रिलेशनशिप लिख लेना, इनकम के नीचे नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गिवन गुड लिख लेना, उनके रिलेशनशिप लिख लेना, प्राइस के नीचे 5 डिग्री वाला लिख लेना सारा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं 5 PM, और जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है, बाय बाय।